అయితే కాపుడే వాడు కాపు కాపుడే Thank you, sir. I would like to call P.S. Pawar sir to felicitate senior most teacher Bhaviskar sir. I would like to call Jadhav sir to felicitate senior most teacher Bhaviskar sir. धन्यवाद सर. इस कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य श्री सीनियर मोस्ट टीचर भाविस्कर सर, यहाँ उपस्थित अभिभावक और प्यारे बच्चों, शुभ संध्या। आज हम बाल संसद का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। बाल संसद जो छोटे बच्चे हैं, बालक हैं, उनको उनके सर्वांगीण विकास के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उसका ही एक रूप युवा संसद, यूथ पार्लियामेंट के रूप में होता है, जो हमारी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बालकों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। राजनीति कैसी होनी चाहिए, लोकतंत्र को किस तरह से मजबूत बनाना चाहिए, और उसके लिए देश के जो भावी नागरिक है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बालक हैं, उनके अंदर नेतृत्व गुणों का विकास होना चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी डेवलप उनमें होनी चाहिए, और देश के विकास के लिए ये छोटे बच्चे जो है वो आगे बढ़ सके और अपना योगदान दे सके। राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ये एक छोटा सा प्रयास यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। जो पार्लियामेंट होती है, जिसका सेशन लगभग 15 दिन या 20 दिन तक चलता है, हर रोज़ अलग अलग गतिविधियाँ होती है। उन सभी गतिविधियों को हम एक कम समय में लगभग 45 से 50 मिनट के अंदर का समय होता है। उस 50 मिनट के अंदर तक हमें संसद की सभी गतिविधियों को पूर्ण यहाँ पर करनी होती है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने इस तरह का ये प्रयत्न किया है। तो यही बच्चे और आप सब आगे चल कर के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, देश के सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ पर अपना योगदान देने की कोशिश जरूर करेंगे। कुछ नई सीख इनमें से आप लोगों को इसमें मिलेगी। तो आज के इस कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित रहे हैं, उनमें से कुछ सीखने की जरूर कोशिश करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। In Parliament, it is to get something done. This is the most awaited session of every event.
We are going to watch and enjoy the gorgeous performance. Ladies and gentlemen, are you ready to get that thrill of Youth Parliament? Let's start. माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष महोदय हमारे समक्ष पधार रहे हैं। नमस्कार सभी को, बैठिए। I welcome you all for the Youth Parliament session. I sincerely believe that the session will be meaningful. We are going to take up many important issues for discussion in the House today. Oath or affirmation. Member to take the oath or affirmation. Secretary General, please. Ms. Niharika Jadhav, MP who stands select from Pune constituency of Maharashtra, will now take oath or affirmation. Ms. Niharika Jadhav. Ms. Niharika Jadhav, do you want to take oath or affirmation? Oath, please. In which language you want to take oath? In Marathi, please. Okay, ma'am. Kindly proceed. मी निहारिका जाधव युवा संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाचे सदस्य म्हणून निवडून आल्यानंतर मी प्रतिज्ञा करते की मी भारतीय राज्यघटनेवर खरा विश्वास आणि निष्ठा ठेवीन आणि कायमानुसार मी जे कर्तव्य पार पाडणार आहे ते मी निष्ठेने पार पाडीन. धन्यवाद. Mr. Bhavin Reddy, MP who stands elect from Nizamabad constituency of Telangana, will now take oath or affirmation. Mr. Bhavin Reddy. Mr. Bhavin Reddy, do you want to take oath or affirmation? Affirmation, please. In which language you want to take affirmation? In English, please. Okay, sir. Kindly proceed. I, Bhavin Reddy, having been elected a member of the lower house of the Youth Parliament, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of the India, and by the law establish that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Mr. Vinay Joshi, MP who stands elect from Bhopal constituency of Madhya Pradesh, will now take oath or affirmation. Mr. Vinay Joshi. Mr. Vinay Joshi, do you want to take oath or affirmation? Oath, please. In which language you want to take oath? In Hindi, please. Okay, sir. Kindly proceed. मैं विनय जोशी जो युवा संसद का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगा, देश की प्रभुता और एकता बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा.
Obituary reference. Honorable members, as we meet today, it is my duty to inform the House of the sad demise of our great person of India, Sri Ratan Tata, who was a big businessman of India. He was born on 28 December 1937. He was an Indian industrialist and philanthropist. He was the chairman of Tata Group and Tata Sons. In 2000, he received Padma Bhushan Award. He was an honest person. He died on 9 October 2024 in Mumbai. I would like to pay my condolences to the bereaved family. Prime Minister, Sir, I would like to pay my tribute to Ratan Tata, whose death is deeply mourned by all. He had been one of the great businessmen of India and a big-hearted man also. He was a big donor and his simple behavior was liked by everyone. He always thought of that our country India will be a rich country, no poor people will be there. But unfortunately, we lost this most valuable gem on 9th October 2024. Therefore, the shock of his passing away is regretted. I would like to pay my condolences to his family and loved ones. I would like to say some words for Sri Ratan Tata. लोग सही फैसला लेने में विश्वास रखते हैं, पर रतन टाटा पहले फैसला लेते और फिर उसे सही साबित करते. Opposition Party Leader, From torch bearer to transformer, the late chairman of the Tata Group, Emeritus Ratan Tata, played a shepherd and sentinel while guiding the Tata Group into a new age and did it in his own distinctive style. He is no more between us. His passing marks the end of a golden era, but the values he was stood for, compassion, integrity, and a commitment to a social good, will live on in the countless lives he touched. He was humble, down to earth, and a unique blend of morality and entrepreneurship. According to him, leadership is not about making excuses, but about taking responsibilities. He was a legend. The nation will induct it to him. Our condolences to his family and all his admirers. I request the House to stand in silence for a while to express our deep sorrow. Om Shanti. Secretary General may convey the message of condolences to the bereaved family. Yes, sir. Introduction to new ministers. Prime Minister to introduce the new ministers. Sir Speaker, I have pleasure in introducing to you and through you to the House my colleagues, the new ministers. Mr. Bhavin Reddy, Minister of Jal Shakti. Ms. Niharika Jadhav, new MP of our party. Mr. Vinay Joshi, new MP of our party. I would like to say some words for my new ministers. कि क्या तारीफ करूं उनकी, कहने को अल्फाज नहीं मिलते, कि क्या तारीफ करूं उनकी, कहने को अल्फाज नहीं मिलते. इन जैसे मिनिस्टर्स हर पार्टी को नहीं मिलते, हर पार्टी को नहीं मिलते. Question hour. Now the question hour begins. Question number 301 by Mrs. Anushri Pawar. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अब पीएमजीएन योजना के अंतर्गत 2G बायो इथेनॉल प्रोजेक्ट स्थापित करने का विवरण पिछले 3 वर्षों के अंतर्गत इस योजना में प्राधान्य उपयोग की गई राशि की जानकारी पूरे सदन को दी जाए. क्या पीएमजीएन योजना के अंतर्गत जैविक ईंधन को विकल्प के रूप में चुनते हुए प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम पर निर्भरता कितनी कम होगी? क्या प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम मंत्री अपना स्पष्टीकरण देने की कृपा करेंगे? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री परेश पटेल. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इथेनॉल उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने मार्च 2019 में प्रधानमंत्री जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना की शुरुआत की है, जिसमें लिग्नोसेलुलोसिस, जैव सामग्री और अन्य नवीकरण चारा और पशु आहार का उपयोग करके 2G इथेनॉल प्रोजेक्ट को आर्थिक रूप से सहयोग देते हुए बढ़ावा देना है. इस योजना में 2018-19 से 2023-24 तक कुल आर्थिक में 1969.50 करोड़ है.
पीएम जीवन योजना प्रारंभ होने के साथ 2G के 8 प्रोजेक्ट के लिए कुल 880 करोड़ रुपए अनुमानित किए जा चुके हैं। इन 8 इथेनॉल उत्पादन प्रोजेक्ट को भारत में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल प्रोजेक्ट को उपलब्धता बढ़ाने के विचार से स्थापित किया गया है और जिसका परिणाम यही होगा कि आयातित जीवाश्म ईंधन पेट्रोल पर हमारी निर्भरता घटेगी। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इसी प्रकार की आग हमारे भारत में जागरूकता की हो। धन्यवाद महोदय। प्रश्न 302 पराग मराठे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्रीमती स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बाजार में ई सिगरेट बिक रही है और साथ ही ऑनलाइन माध्यम से भी इसकी बिक्री चल रही है। इसके बावजूद इस पर 3 वर्ष पूर्व ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है। यदि ऐसा है तो उपरोक्त समस्या निपटाने में सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं या कौन से कदम उठाना चाहती है, विवरण प्रदान करें। क्या सरकार ने किसी कार्यबल का गठन किया है और राज्य सरकारों को नियम के उल्लंघन के बाद प्रकरण व पता लगाने के लिए कोई निर्देश दिए हैं? क्या स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री इस पर अपना स्पष्टीकरण देने की कृपा करेंगी? क्या धूम्रपान के धुएं से देश चलता है? जी नहीं, धूम्रपान के धुएं से देश नहीं चलता, बल्कि देश चलता है तो सिर्फ क्रांति और आदर्शों से। देश लत से नहीं, देश स्वास्थ्य के मूल कर्तव्य से चलता है। देश लत से नहीं, देश स्वास्थ्य के मूल कर्तव्य से चलता है। स्वास्थ्य को अपनाना है, लत को नहीं, कर्तव्य का पालन करना है, धूम्रपान का नहीं। क्योंकि सदियों से सर्वसंपन्न कहलाए भारतवर्ष वही। अब बस बंद कीजिए इस बार 400 पार, क्योंकि बैन के बाद भी सिगरेट ने मचा दिया है हाहाकार। आपकी सरकार की वजह से हो रही है सामान्यों के स्वास्थ्य की लुटमार, इस लत ने कईयों को कर दिया है बर्बाद। गुटखा शराब से बर्बाद ही हो गए हैं, अब यह सिगरेट भी बाकी है। शायद बीड़ी भी बोलने लगेगी, अरे भाई तू भी तो जान ले। संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार को ध्यान में रखते हुए जीने दो हर व्यक्ति को, सिगरेट से हो चुका है जीवन खराब। जीने दो हर व्यक्ति को, सिगरेट से हो चुका है जीवन खराब। देश की सरकार क्या कर रही है? 3 साल पूर्व बैन के बाद भी वह जानलेवा सिगरेट हर टपरी गली मोहल्ले में बिकती मुझे आज भी दिख रही है। हॉस्पिटल में हो रहे हैं दर्दनाक हादसे, बीड़ी बनाने वाले मस्त पैसा छाप रहे हैं। गरीबों का हाल बेहाल है, अमीर बस ऐशो आराम में है। अरे सरकार तो क्या ही करेगी? धुआं घूम रहा है, इंसान मर रहा है, अमीर गरीब को दबा रहा है। सरकार तो क्या करेगी? सरकार तो खुद भ्रष्ट है। सिगरेट पर बैन लगाना होगा, जनता का स्वास्थ्य बचाना होगा। जनता का स्वास्थ्य बचाना होगा। आपको इसका जवाब देना होगा। From a poor country to the world's Vishwaguru, we all are here at the moment. The cigarette is a evil, we just need to kick it like a rag. धुएं की आंच में जल रहे लोग, सिगरेट पीकर मर रहे लोग। मेरा सवाल है कि क्या कर रहे हैं सरकार के लोग? स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री अंजलि आहिरे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हमारे विपक्ष पक्ष के नेताजी को यह बताना चाहूंगी कि जब हमारी सरकार सत्ता में आती है, तब धुएं की आग से जल रहे लोगों का तो नहीं पता होता है, परंतु सत्ता की आग में जल रहे लोगों का जरूर पता चल जाता है महोदय, जरूर पता चल जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हमारे विभाग के कार्यप्रणाली पर जो प्रश्न पूछा गया है इसका उत्तर देना चाहूंगी।
हमारे विभाग में भारत सरकार अधिनियम 2019 के तहत ई सिगरेट और ई सिगरेट जैसी अन्य वस्तुओं पर प्रतिबंधन लगाया। ई सिगरेट और ई सिगरेट जैसी जानलेवा चीजों का उत्पादन, उद्योग, आयात, निर्यात एवं परिवहन, बिक्री, इस पर भी पाबंदी लगाई। यह नियम 5 दिसंबर 2019 को लागू करवाया गया। मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को इस अधिनियम को लागू करवाने हेतु अधिसूचित करवाया। हमारे विभाग ने देश के करोड़ों नागरिकों के जानों को बचाने के हेतु और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनका लोक सूचनाएं भी जारी किए। लोक सूचनाएं के तहत देश के कोने कोने में हमने जागरूकताएं फैलाई और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को इस अधिनियम को लागू करवाना समापित करवाया। हमारे विभाग ने देश के करोड़ों नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और देश के करोड़ों नागरिकों को घर को उजड़ने से बचाने के लिए एवं युवाओं को मौत के मुंह से निकालने के लिए हमारी सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति का संगठन भी किया है। इस समिति का उद्देश्य ही है नियम उल्लंघन की शिकायतों का पुनर्निरीक्षण किया जा सके एवं साथ ही प्रभावी रूप से परिपालन भी सुनिश्चित किया जा सके। धन्यवाद। प्रश्न 303 मनाल खुराना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा विधि एवं न्याय मंत्री को यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण के अंतर्गत क्या सभी अनुसूचित जनजातियों को मुफ्त विधिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं? यदि ऐसा है तो राज्य भर अनुसूचित जनजातियों के संख्या जिन्हें मुफ्त विधिक सेवा प्रदान की गई हो, कृपया विधि एवं न्याय मंत्री इस पर अपना वक्तव्य दे। विधि एवं न्याय मंत्री रंजना जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, राष्ट्रीय विधिक सेवा अधिनियम 1987 के अंतर्गत पूरे देश में विधिक सेवा की क्रियान्वयन हेतु किया गया, जिसमें खंड 12 के अनुसार किसी आयु को दृष्टिगत न रखते हुए अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या जिन्हें मुक्त विधिक सेवा पाने के अधिकारी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान संपूर्ण देश में विधिक सेवा संस्थानों के माध्यम से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या अनूल्कन अ के रूप में है, जिसमें वर्ष 2022-23 में लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 78,556 है, जिसमें सर्वाधिक मध्य प्रदेश में 17,704, तत्पश्चात झारखंड में 15,875 है। प्रश्न 304 कुशल कुमार। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह व शहरी मामले कार्य मंत्री से प्रश्न करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत शहरों और गांवों में कितने मकान आवंटित किए गए हैं? देश में शहरी के अंतर्गत उपलब्ध मकानों का विवरण संख्या राज्य तथा जिलेवार प्रदान करें। योजना के अंतर्गत राजस्थान का क्रम, साथ ही टोंक व सवाई माधोपुर जिले की स्थिति भी बताएं। क्या गृह व शहरी मामले कार्य मंत्री इस प्रश्न का जवाब देंगे? मंत्री जी जवाब दीजिए। गृह व शहरी मामले कार्य मंत्री कृष्णा राठी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा विरोधी पक्ष नेता श्री कुशल कुमार जी को यह बताना चाहता हूँ कि देश के सभी योग्य शहरी लाभार्थियों को मकान प्रदान करने के लिए मकान मिशन के तहत 25 जून 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की गई है। 2011 जनगणना और अनुसूचित योजना और विकास क्षेत्र में आने वाले सभी शहरों और गाँवों में इस योजना को लागू किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, लाखों भारतीयों के अपने घर के सपने को प्रधानमंत्री आवास योजना ने साकार करवाया है। हमारी सरकार ने 118.66 लाख घरों की मंजूरी दी है और साथ ही में 28.7 करोड़ रुपयों का निवेश भी किया है और 2.30 करोड़ रुपयों का सरकारी सब्सिडी भी दी गई है। यह सब प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के अंतर्गत दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत आने वाले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वीकृति स्थापित है। वो पूर्ण मकानों का विवरण अनुलग्नक 1 और जिलेवार स्वीकृति भी स्थापित है। वो पूर्ण किए गए मकान लाभार्थियों का विवरण इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। अब डरना नहीं होगा। अब
दबना नहीं होगा, अब डरना नहीं होगा, अब दबना नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना की वजह से अब सबके घर बनेंगे। और प्रधानमंत्री आवास योजना की वजह से सबके घर बनेंगे और ऐसे ही हमारा भारत देश आगे बढ़ेगा और ऐसे ही हमारा भारत देश आगे बढ़ेगा। Question 305, Sanjana Meena. Honorable Speaker Sir, students in India often face problems and confusion while searching their option, while comparing rating given by different international rating agencies, where our universities hardly figure in top 200. Don't you think it's time when we should move towards India-specific rating for higher education institutions? शिक्षा मंत्री निशांत पाटिल। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा विपक्ष नेता श्रीमती संजना जी से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा शिक्षा विभाग एक महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त है। हमारा शिक्षा विभाग भारत की उच्चतम शिक्षा देने वाली संस्थाओं को क्रमांकित करेंगे। यह क्रमांकितकरण भारत के सभी विद्यार्थियों और विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगा। हम कई अथॉरिटीज से प्रश्न के द्वारा सुझाव भी लिए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, लड़ाई झगड़े से अशांति आती है, शिक्षा से क्रांति आती है। मेरे पास एक और विवरण है, विवरण प्रस्तुत कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे शिक्षा विभाग शिक्षा को कई भागों में बांटना चाहता है, जैसे अभ्यास, रोजगार निष्कर्ष, संशोधन इत्यादि। हमारा शिक्षा विभाग भारत के ऐसे कोने तक शिक्षा पहुंचाना चाहता है जहाँ पे लोगों ने आज तक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रहे। ऐसी डिजिटल शिक्षा देना चाहता है जो आज तक विपक्ष नेता ने सपने में भी नहीं सोची होगी। और इन्होंने पूछा यह क्रमांकितकरण कहाँ दिखाएंगे? हम ये क्रमांकितकरण इंटरनेट के जरिए वेब पोर्टल पे भी दिखा सकते हैं। और ये हम इनको बताना चाहते हैं कि शिक्षा विभाग ने क्या किया है। 2018 में परीक्षा पे चर्चा, 2020 पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अभी राजस्थान में 1 लाख से ज्यादा रोजगार, 25 नवोदय विद्यालय और 85 केवी भी जारी की गए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा का मंत्र हर जन जन में छाएगा, फिर से अज्ञान को चीरकर महान भारतवर्ष उज्जवल बन जाएगा। प्रश्न 306, अंशु गुप्ता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सत्ताधारी पार्टी की सराहना करना चाहूँगा। जैसा कि उन्होंने भारत की जनता से वादा किया था कि वह भारत देश से गरीबी हटाएंगे और अमीरी लाएंगे, ठीक ऐसा ही हो रहा है। परंतु अंतर इतना है कि यह अमीरी कोई गरीबों की नहीं आ रही है, यह अमीरी अमीरों की आ रही है। अभी हाल ही की रिपोर्ट से पता चलता है कि मुंबई शहर बीजिंग को पीछे छोड़ते हुए एशिया में सबसे अधिक अरबपतियों का शहर बन चुका है। क्या यही भारत देश से गरीबी जा रही है? अभी तो जैसा कि मुंबई शहर में इन अरबपतियों के बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स है, वहीं भारत के गरीब एशिया के सबसे बड़े स्लम में अपनी गरीबी से जूझ रहे हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से श्रीमती तनया जी से पूछना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जो करोड़ों बैंक अकाउंट्स खोले गए थे, क्या उनमें सही में धनराशि डाली गई है या नहीं? सरकार गरीबों के लिए सही में काम करेगी या सिर्फ वह अपना वोट बैंक भरेगी? फाइनेंस मिनिस्टर तनया वर्मा। Honorable Speaker Sir, PMJDY was a historic step taken by our government towards financial inclusion, in which our government has embarked on with 1 year of coming to power, to which unfortunately does not go down with opposition. Respected Chair, I think that the opposition party leader doesn't know that we have already announced phase 2 of the program, and slews of measures have been already taken, like to facilitate cash out facilities. The banking network across the country comprises of the following: the network of 1,25,857 branches of scheduled commercial banks as on 31st of March 2023, and out of which 48,557 are in the rural areas. Respected Chair, 1,84,221 ATMs of scheduled commercial banks as on 30 of June 2023, and out of which 91,846 are on-site ATMs. The network of bank branches, bank mitras, bank ATMs equipped with micro ATMs, availability of merchant POS, issuance of debit cards, and enhancement of limit of cash withdrawal at POS will help
the customer to reach their cash withdrawal facility at an approachable distance. प्रश्न 307 तुषार शुक्ला। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार को यह जानकारी है कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार औषधीय उत्पादनों का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 6.2 बिलियन से 5 ट्रिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है? यदि ऐसा है तो इसका विवरण दें कि WHO के अनुसार भारत के वैश्विक औषधि संबंधी संपूर्ण व्यापार का 0.5% ही क्यों है? यदि है तो इसका कारण क्या है? कुर्सी की आड़ में बना लिए अपने घर को कब तक छुपाओगे? अब तो जवाब दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया माननीय आयुष मंत्री इस प्रश्न का उत्तर दें। आयुष मंत्री आदित्य बनर्जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद और हर्बल उत्पादन की आयात नीति के लिए समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के माध्यम से अनुमान व आकलन किया जाता है। भारत के वैश्विक बाजार में हर्बल उत्पादन की नियति और देश के कई अन्य महत्वपूर्ण बाजारों में निम्न प्रयास की जा रही है। प्रथम, हर्बल उत्पादन व कच्चे माल के लिए सरकार इन पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई योजनाएं व कार्यक्रम चला रही है और किसानों को प्रेरित कर रही है। द्वितीय, हर्बल उत्पादन के विकास व उनके मानवीकरण और प्रमाणीकरण में सरकार इन पर आयुर्वेदिक फार्म कमेटी और लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन के तहत मिलकर काम कर रही है। क्वेश्चन 308 दिव्यांशु रॉय। Honorable Speaker, will the Minister of Defence be pleased to state first whether the government proposed M777 gun for Indian Army Force, and second, if so, present status and give details to the House. Thank you, sir. Minister of Defence Satyam Singh Rajput। Yes, sir. A letter of request was issued in the November 2022 to the government of a United States for a procurement of a quantity 145 into M77 ultralight Hauser through a foreign military sales route. The U.S. government has responded via letter of offer of one expectation for sale a quantity 145 into M77 ultralight Hauser at a tentative cost of $694. Evaluation case through oversight committee is currently under progress. Thank you, sir. Any supplement question? Yes, sir. Will the Minister of Defence kindly plead that what level of assistance training has been provided by the Navy to the CISF and Marine Police? Will the Minister of Defence kindly answer? Minister of Defence. The Navy conducts 5 courses a year for the personnel of CISF and Marine Police at this training institution of INS Chilka. This is of 2 weeks duration. The training is imparted in a general civil ship, maintenance and a boat handling. In addition, each command has also undertaken training of a Marine Police and custom personnel on being requested for some. No request for training has been turned down so far. Thank you, sir. Question 309 Daksh Pawar। Respected Speaker, sir, with the reference to you, I would like to ask my question to Women and Child Development Minister. Will the Minister of Child and Women Development be pleased to state whether India's high prevalence of stunting, wasting, anemia continues to pose public health risks for women and children? If so, the details thereof and the response of government thereon, whether any need is felt to strengthen social sector schemes such as Integrated Child Development Services, ICDS, to tackle this problem, particularly Odisha. If so, the details thereof. औरतों से ही सारा जग है, मत करो इन्हें परेशान। औरतों से ही सारा जग है, मत करो इन्हें परेशान। भारत देश को आगे बढ़ाना है, नारी को सम्मान दिलाना है। भारत देश को आगे बढ़ाना है, नारी को सम्मान दिलाना है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, भारत के और बच्चे को उज्जवल बनाओ। Minister of Women and Child Development Vedika Mehta। Sir, as per the recent report of NFHS 5 2019-21, the nutrition indicators for children under 5 years has improved
as compared with NFHS for 2015-16. Stunting has reduced from 38.4% to 35.5%. Wasting has reduced from 21% to 19.3%. And underweight has reduced from 38.4% to 32.1%. The prevalence of underweight among women has improved from 22.9% to 18.7%. The percentage of anemia in women as per NFHS 5 is 57%. Now looking on the next one, in order to maximize nutritional outcomes, recently the Anganwadi services, schemes for adolescent girls and Poshan Abhiyan have been revolutionized under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. The mission is implemented throughout the country, including the state of Odisha. आश्वासन। मैं लुब्धा भदाने, सत्ताधारी की प्रधानमंत्री, आप सबको यह आश्वासन देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी ने जो भी योजनाएं जारी रखी है, जैसे कि ANF, पोषण अभियान, परीक्षा पे चर्चा जैसे अनेक योजनाएं आगे भी जारी रखेंगे और इन्हीं योजनाओं के जरिए हम आने वाले समय में भारत को विकसित बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। ब्रिज ऑफ प्रिविलेज, तृप्ति शर्मा। Honorable Speaker, sir, a serious breach of privilege has been committed by Bisalpur district authority without any valid reason in an autocratic manner. The district administration has prevented me from addressing a peaceful public gathering on 15th of June 2019. The authorities had attributed dishonest motives and I request you to allow me to raise a question on that matter now. Srimati Trupti Sharma, have you given up it earlier? You may give due notice along with a copy of paper and I shall consider it. You cannot spring a surprise on me like this. I have already given out notice of it at 11 am today. It will be examined when it comes to me. I shall consider it and let you know my decision. Papers to be laid on the table of the House. Now, papers to be laid on the table of the House. Honorable Minister of Health and Family Welfare. Honorable Speaker, sir, I beg to lay on the table of the House a copy of each of the following notification of Drugs and Cosmetics Act 1940, published in Gazette of India, dated 12/13/2019, approving the powers conferred by Section 12 and Section 33 of Act Drugs and Cosmetics 1940. Honorable Minister of Law and Justice. Honorable Speaker, sir, I beg to lay on the table of the House a copy of each of the ordinance under Article 123(2)A, the Muslim Women Protection of Rights on Marriage. Second ordinance 2023, number 4, 2023, is promulgated by the President on 21st February 2023. Message from the upper chamber. Secretary General to report message from the upper chamber of Youth Parliament. Sir, I have to report the following message received from Secretary General of Upper Chamber. I am direct to inform the Youth Parliament that Criminal Law Amendment Ordinance 2024 has been passed by Upper Chamber at its sitting held on 26 June 2024. Secretary to lay on the table of the House as passed by the upper chamber. Sir, I lay on the table of the House the bill, the Criminal Law Amendment Ordinance 2024 as passed by the Upper Chamber. Welcome to the foreign delegates. Honorable members, I have to make an announcement. Now, on my behalf and on behalf of the honorable members of the House, I have great pleasure in extending our warm welcome to Her Excellency, Mrs. Monica Floria, Speaker of Romanian Parliament. And the honorable members of the Romanian Parliament who are on a visit to India as our honored guests. The other honorable members are Mr. Christopher, Minister of Space, Romania. It is very high-powered delegation. The delegation arrived on Sunday, 28
November 2024. They are now seated in a special box. We wish them a happy and fruitful stay in our country. We also convey our warm greetings and very best wishes through to His Excellency, the President of Romania, the Prime Minister, the Romanian Parliament, the government, and the friendly and peace-loving people of Romania. Calling attention notice. Now, let us take up the calling attention motion. Mr. Kushal Kumar, Mr. Parag Marathe, to call the attention of Minister of Home Affairs to the unprecedented growth of Naxalist and Maoist activities in General Western Ghats in South India and particulars. Mr. Kushal Kumar, please. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री से प्रश्न करना चाहूंगा। हाल के दिनों में बढ़ रही नस्ली माओवादी गतिविधियां और हिंसा से उत्पन्न स्थितियों पर मंत्री जी अपना वक्तव्य दें। Yes, Minister of Home Affairs, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के 9 राज्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल नस्ली हिंसा से बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। खुफिया विभाग से मिली जानकारी इस बात का संकेत देती है कि भारत के अन्य राज्य कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में भी बढ़ाने में लगे हुए हैं और इसी मंशा से अपनी कारागुजारियों को अंजाम दे रहे हैं। नस्ली संगठनों ने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में मुख्यतः पुलिस के जवानों, पुलिस स्टेशनों, शासनागृह और निर्णय निर्धारों के अलावा आम आदमियों को भी अपना निशाना बनाया है। भारत में स्थित 12,476 पुलिस स्टेशनों में से 701 पुलिस स्टेशनों पर हमले की सूचना सरकार के पास है। पिछले वर्ष जहाँ 18 वारदातें हुई, उनकी तुलना में इस साल 4 नस्ली वारदातें अब तक दर्ज की जा चुकी है। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ 2 शब्द कहना चाहूँगी। मेरी ज़मीन भी तुम्हारी ज़मीन से अब मिलती है, मेरी ज़मीन भी अब तुम्हारी ज़मीन से मिलती है। बजाए पीरे हस्ती, बेबसी भी एक सी है, बेबसी भी एक सी है। Mr. Parag Marathe. Honorable Deputy Speaker, sir, in continuation with our discussion on the issue, I would like to add some more frequent movements of suspected Naxals that have been noticed in the recent months in the Western Ghat regions of Karnataka. Several cases have been filed in the police stations of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. To our shock and surprise, we hear from the various media's report that Naxals are silently making their presence felt. This sends panic among the common people. May I know from the Honorable Minister of Home Affairs that what are the steps are taken by the government to control further spread of Naxalism? Thank you. Minister of Home Affairs. Honorable Speaker, sir, I do agree with the views expressed by the Honorable Minister over the issue under discussion. Honorable PM has directed the Union Action Group suitable directions and guidelines to the state governments. Without any delay, anti-national force has been directed to go for combining all the sensitive regions into 3 districts of Karnataka, Dakshin Kannada, Udupi and Kodagu. Our focus is to make NF more professional and enhance manpower capabilities. Our focus will be also on intelligence gathering. The main idea of our government attention is to make sure that they do not rise up again. Thank you, sir. Legislative business. Now, legislation business will be taken up. Honorable Minister for Education to move a motion for leave of the House to introduce a bill, the Right of Children to Free and Compulsory Education Amendment Bill 2024. Honorable Speaker, sir, I beg to move for the leave of the House. I introduce the bill 2024, the right of children for free and compulsory education. The question is that leave granted to introduce the bill further to amend the right of children to free and compulsory education amendment bill 2024. Those who are in favor will please say aye. Aye. Those against will say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Leave is granted. Minister to introduce the bill. Honorable Speaker, sir, I introduce the bill 2024, the right of children for free and compulsory education. Bill for consideration.
Now the House will take up the prohibition of employment as manual scavenger and the Rehabilitation Bill 2024 into consideration. Minister of Social Justice and Empowerment, please. Respected Speaker, sir, I beg to move that the bill, the prohibition of employment as manual scavenger and the Rehabilitation Bill 2024 be taken into consideration. Sir, manual scavenging is one of the most cruel and human practices prevalent in India. Even today, India is the only country in the world where a particular section of society is traditionally made responsible for cleaning the human excreta. This is a disgrace to country's insistence. Are not rare that even today we find people carrying night souls in buckets on their head. So, according to this law, the provisions are: first, from here afterward, nobody should force to clean the lavatories. Second, rehabilitation of the victims. Third, government can give assistance for the conversion of insanitary lavatories into sanitary lavatories. Fourth, the Central Monitoring Committee is going to form a strict vigilance. Thank you. Motion moved that the bill, the prohibition of employment as manual scavenger and the Rehabilitation Bill Act for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration. Kalpana Vasave. Honorable Speaker, sir, I may support the bill, but thing is that the Honorable Minister want to move to bill in a hurry. The important thing is that the scavenging is not only social evil, but at the same time it is cause for them. Their economic conditions are very miserable, so we want just not remove the bad practices by law. But we have to give importance that people should have given importance in society. So it is simple request is that amended and when portion of rehabilitation it come, it also include their family members also so that they should live happy life. तन्मय माली अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा लागू किए गए इस मेला धोने की प्रथा की रोकथाम एवं पूर्ण स्थापित बिल 2024 का मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन सरकार के द्वारा लाया गया यह बिल ठीक तरह से लागू नहीं हुआ। किसी विपक्ष सदस्य के साथ विचार विमर्श और चर्चा नहीं की गई, यह बहुत बुरी बात है। इस गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर सभी विपक्ष सदस्यों के साथ चर्चा करने के बाद ही इस बिल को लागू करना चाहिए, तभी यह बिल सफल हो पाएगा। मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। Sir, we have already considered so many things regarding this bill in better way. We have also encouraged so many people by giving subsidy in contribution of facilities and lavatories. The education regarding this bill is already a part of our government policy. I request the House to pass the bill. Honorable Speaker, sir, I move the bill to be passed. Thank you. The question is that the bill, the prohibition of employment as manual scavenger and the Rehabilitation Bill 2024 that to be taken into consideration. That the bill is passed. Those who are in favor will please say aye. Aye. Those against will say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted and the bill is passed. Clause by clause consideration. There is one amendment in clause 3 by Soham Pawar. Are you moving it? No, sir. We have the reply given by the minister. I am not pressing my ballot. Now the question is that clause 2 to 10 stands part of the bill. Those who are in favor will please say aye. Aye. Those against will say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted and the bill is passed. Now the question is the clause 1, the prohibition of employment as manual scavenger and the Rehabilitation Bill 2024 stand part of the bill. Those who are in favor will please say aye. Aye. Those against will say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Now the House stands adjourned to meet again tomorrow at 11 a.m.
यहाँ उपस्थित सीनियर मोस्ट टीचर, भास्कर सर, सभी स्टाफ मेंबर्स, यहाँ जो पार्लियामेंट में जो the parliament members acting, all the members and my dear students. Actually, ये जो यूथ पार्लियामेंट का बड़े पैगामे पे जो प्रोग्राम मनाया जाता है, उसका एक छोटा सा बाल संसद के रूप में जो हमारे विद्यालय में जो संसद के रूप में यहाँ उपस्थित है, और उन्होंने एक मॉडल संसद कैसा होना चाहिए अपने जो विचार है, जो हमारे भारत के लोग जो एक अपना प्रतिनिधि चुन के देता है कि वो संसद में जाए और हमारे जो प्रॉब्लम्स है या हम जो परिस्थिति में रह रहे हैं, वो परिस्थिति हमारे देश की सुधार होना चाहिए। उसके लिए ये प्रतिनिधि के रूप में एक हमारे सर्वोत्तम जो हमारा राज्य घटना में जो सर्वोत्तम स्थान जो है संसद का, उसमें वो विचार विमर्श करके एक अच्छा भारत बनाने के लिए ये वहाँ विचार करें और एक चर्चा के साथ हम हमारे देश को कैसे ऊंचे स्थान तक ले जा सकते हैं, इसलिए वहाँ विचार विमर्श करके हमारे देश के नागरिकों को एक अच्छी सुविधा मिले। सुविधा यानी महत्वपूर्ण होता है शिक्षा, उनका स्वास्थ्य और उनको जीने के लिए जो महत्वपूर्ण जो सुविधा होनी चाहिए, वो सिर्फ 3 बातों हमारे देश के जो नागरिक है उनको मिलना चाहिए। और ये अगर सब नागरिकों को सुविधा मिल जाती है तो सभी हमारे नागरिक हमारे देश के जो भविष्य होते हैं वो अपना अपना अच्छा कार्य करके आगे देश को भी और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए वो हमेशा कार्य करते रह सकते हैं। तो ये छोटा जो संसद के रूप में ये बालक संसद ये हमारे विद्यालय में प्रस्तुत किया है। इसका ये मतलब ये है कि संसद का कार्यभार कैसा चलता है, ये हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी पता होना चाहिए। साथ ही साथ हम ये संसद जो चलाते हैं और संसद में हम प्रतिनिधि भेजते हैं, वो प्रतिनिधि का महत्वपूर्ण रोल क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, ये हम अभी से हमको पता होना चाहिए। और ये जिम्मेदारी के स्थान पर वो जहाँ संसद